तो 1839 में हादसाती तौर पे वल्कनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्कवर हुआ या इन्वेंट हुआ। उसमें ये है कि नेचुरल रबर के अंदर जब सल्फर गिर गया तो वो हार्ड हो गया। दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दैट पर्सन चार्ल्स गुडियर कि पहले ये होता था कि रबर जो है वो उसको हीट करने से वो मेल्ट होता था, लेकिन जब सल्फर डाली तो वो सख्त होना शुरू हो गया। तो असल में हुआ ये है कि जो सल्फर है जब वो रबर पे गिरता है तो उनकी क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाती है और उसको वल्कनाइज रबर बोलते हैं। और वल्कनाइज रबर में ज्यादातर क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से रबर जो है वो हार्ड हो जाता है। और यही वो प्रोसेस है जिसको बाद में ये गाड़ियों के टायर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये था उसका स्टार्ट प्लास्टिक बनने का। उसके बाद शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलीमर में 1910 में बैकलाइट जो है वो बनाया गया। और उसमें एक हेनरिक बैकलेन जो है वो एक साइंटिस्ट थे। 1910 में 1910 में पहली दफा जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू की बैकलाइट की, जो कि दो मोनोमर्स के मिलने से बनता है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। ये दो मोनोमर्स के मिलने से जो बैकलाइट प्लास्टिक बनता है वो पहली बार उनकी जो है वो शुरू हुई। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है पॉलीमर की उस वक्त शुरू हुई। ये हेनरिक बेकलैंड है जिन्होंने पहला कमर्शियल प्लांट लगाया बैकलाइट की प्रोडक्शन के लिए। और बैकलाइट किससे बनता है? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से। तो होता क्या है, ये हमारे आप लोगों के पास एक फिनोल का यूनिट है, ये आप लोगों के पास फॉर्मेल्डिहाइड है। पहले आपस में ये कनेक्ट होते हैं और उसके बाद अभी तक ये रबर नहीं बना, लेकिन आप लोग जब इसके अंदर इसको हीट करते हैं और कुछ वाटर ऐड करते हैं तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बन जाता है। और क्रॉस लिंक पॉलीमर के बनने की वजह से ये आप लोगों के पास एक पैकेटाइट बन जाता है। कभी भी आपके घर में भी ऐसे बोर्ड होंगे जिनके अंदर लगे हुए स्विच जो है वो सारे बैकलाइट के बने, बैकलाइट की बनी हुई बहुत सारी चीजें वो आपको घर में मिल जाती है। तो अब क्या है, ये जो मटेरियल था शुरू शुरू में, ये पहली स्टेज पे, यहाँ पे पहली स्टेज यहाँ पे जो है ये मटेरियल जो है ये सॉफ्ट और मटेरियल है, याद रखें। यहाँ पे ये सॉफ्ट और मोल्ड, इसको हार्ड करने के लिए इसके अंदर जो है वो क्या डाला जाता है, इसको हार्ड करने के लिए इसको हीट किया जाता है और उसको वाटर ऐड किया जाता है, जिससे ये आप पास क्या हो जाता है, आप लोग के पास ये हार्ड। नेक्स्ट पेज पे इनकी आप लोगों के पास जो है प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। देखिए, जो ही रिएक्शन होता है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल के दरमियान, तो जो मटेरियल है वो सॉफ्ट और मोल्डेबल होता है। और उसके बाद क्या होता है जी, थोड़ा सा प्रेशर और हीट अप्लाई करने से मटेरियल क्रॉस लिंक होना शुरू हो जाता है और हार्ड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट इसका बनता है बैकलाइट का, वो मोल्डेबल नहीं है। वो प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल है और बहुत सारे एसिड्स में जो एसिड्स के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस है, बहुत सारे एसिड के अगेंस्ट वो स्टेबल है। और आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कहते हैं कि एक चीज इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल को केमिस्ट्री की जुबान में हम ये कहते हैं कि उसके यूनिट्स को, उसकी चेन्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो आपस में क्रॉस लिंक्ड होती है। इसी तरह सच है स्टोन पाउडर, ये जो बैकलाइट बना है इसके अंदर वुड की चिप्स डाल के इसमें आप लोग जो स्टोन पाउडर है वो डाल के उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो आपके स्विच वगैरह लगे होते हैं वो सारे इसके बने हुए हैं, बाकी इसमें डिफरेंट चीजें डाल के आप इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये बैकलाइट को डिटेल से बाद में देखेंगे। उसके बाद जो हिस्ट्री है, 1924 में हरमन स्टार्डिंजर जो है उसने मैक्रो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट दिया और 1953 का नोबेल प्राइज इसको मिला केमिस्ट्री में, पॉलीमर केमिस्ट्री में। हरमन स्टार्डिंजर, इसको जो है वो फादर ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री या प्लास्टिक केमिस्ट्री कहा जाता है। पहले मैक्रो मॉलिक्यूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया, हरमन स्टार्डिंजर ने। और इसने बहुत सारे साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है
पॉलीमर्स के रेलिवेंट उन्हें सॉल्व किया। उसने ये कहा कि जो पॉलीमर्स हैं, पर शुरू में जो पॉलीमर है वो डिस्टिल नहीं किए जा सकते थे। उसके बाद जो पॉलीमर थे वो विस्कस मेल्ट और सॉल्यूशन बनाते थे। उनकी जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल एंड ग्रुप, वो अपेरेंट नहीं होते थे और वो क्रिस्टलाइज भी नहीं होते थे। ये जो प्रॉब्लम थे पॉलीमर के कि उनको डिस्टिल क्यों नहीं किया जा सकता, वो मेल्ट होकर विस्कस क्यों बनते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप नजर क्यों नहीं आते जो एंड पे होते हैं, वो क्रिस्टलाइज क्यों नहीं होते। हर्मन स्टाडिंजर वाज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन। उसने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया। इसकी अचीवमेंट्स ये थी कि इसने मैक्रो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले वो हर्मन स्टाडिंजर ने दिया कि मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल जोड़ के आपस में बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और दूसरा, विस्कोमेट्री एक मेथड है। विस्कोमेट्री का मेथड यूज करके इस बंदे ने पहली दफा जो है वो मॉलिक्यूलर वेट मालूम किया था। तो इसकी ये दो अचीवमेंट्स हैं। तो आपको पता है पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह जो बाकी हिस्ट्री है पॉलीमर की, 1928 में वेलेस कैरोथर, ये एक बंदा है जिसने बहुत ज्यादा इसकी पॉलीमर की थ्योरी में भी काम किया है। वेलेस कैरोथर ने पॉलीमर की बंदे ने बहुत ज्यादा काम किया है। क्या है जी, ये फर्स्ट रैशनल सिंथेसिस इसने किया। यानी इसने जो कंपाउंड सिंथेसाइज किया, इसने उसकी रीजन बताई कंपाउंड को सिंथेसाइज करने की। और इसने जो मेथड पहली दफा यूज किया वो कंडेंसेशन का मेथड यूज किया। और आपको पता है कंडेंसेशन का मेथड क्या होता है, जिसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके आपस में एक तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो है वो उसमें रिलीज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है या अमोनिया है। तो वेलेस क्रोथर जो है सबसे पहले पॉलीमर में जो रैशनल सिंथेसिस है पॉलीमर का, जिसके पीछे थ्योरी थी, वो सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया। और इसने दो मॉलिक्यूल को कंडेंस करके पॉली कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी इसने वेलिस कैरोथर ने करवाया। ये वेलिस कैरोथर है। इसका बहुत आप कैरोथर थ्योरी भी देखेंगे आगे आगे, इसका बहुत ज्यादा चीज हो। उसके बाद डिस्कवर दैट पॉलीमर कैन बी रैशनली डिजाइन विद बाई फंक्शनल मोनोमर, के जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि डाइओन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से हमारे पास पॉलीएस्टर बनते हैं या पॉलीएमाइड बनते हैं। उसकी थ्योरी सबसे पहले जो है उस पर जो काम किया था वेलिस कैरोथर ने किया था कि दो ऐसे मोनोमर जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप हो, उनको हम कैसे कंडेंस करके एक तीसरा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ये आप लोगों के पास एक डाई अल्कोहल है, ये आपके लोगों के पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनके मिलने से हमारे पास ये पॉलीएस्टर बना या एस्टर बना। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है वो स्रोथर ने बनाया। 1939 1945 तक पहली बार इसने क्या किया, इसने वहाँ जो वार हो रही थी वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था कि वहाँ बाढ़ लगी हुई थी दो की बाउंड्रीज पे। तो कैकोथर ने क्या किया, उसने पहली दफा नाइल बनाया और नाइल से पैराशूट बनाए, जिससे वो पैराशूट के जरिए वो बाढ़ जो है, उसको वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते थे। तो असल में हार है, ये जो सेकंड वर्ल्ड, इसका बहुत ज्यादा रोल है इस चीज में, प्लास्टिक को प्रस्तुत करने में। तो ये एक वजह बनी। दूसरा ये है कि जो हिटलर की आर्मी थी उसको प्रॉब्लम होती थी कि क्योंकि जो समुद्री रास्ते थे वो सारे बंद थे। जब उसने रशिया को इन्वेड किया, वहाँ समुद्रों में जो बर्फ थी, कुछ जगहों पे बर्फ जम गई और बाकी जो जगह हैं वहाँ पे ये था कि समुद्री रास्ते सारे उन्होंने बंद कर दिए। तो अब उसने अपने साइंटिस्ट को ये टारगेट दिया कि आप कोई ऐसी चीजें बनाएं कि हम आसानी से खुश्की के जरिए तेजी से हम लोग पहुंच सकें। तो उन्होंने फिर सिंथेटिक रबर बनाया पहली दफा। तो ये भी वर्ल्ड वार 2 जो है उसी का शाखसाना है। और वो जो पहली दफा बना उसको पूना का नाम दिया गया। और ये भी वर्ल्ड वार में किया गया। और रबर बनने में ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस जो है। इसी तरह
पॉलीमर की हिस्ट्री में फर्दर ये है कि 1950 में जो पॉलीमर का यूज है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में किया गया। उसके बाद 1953 में जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वाटसन और क्रिक्स ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया 1953 में। और 1962 का नोबेल प्राइज उनको इस वजह से मिला, वाटसन और क्रिक। 1953 1954 में जो पॉलीइथाइलीन है उसकी एक जो है वो कमर्शियल या कैटालिटिक सिंथेसिस शुरू हो गई। जिगलर और रंडाव दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पॉलीइथाइलीन जो है उसको कमर्शियल स्केल पे बनाना शुरू किया, कैटालिटिक कैटलिस्ट यूज करके। और 1963 का जो प्राइज है वो भी इसको पॉलीमर केमिस्ट्री में मिला। ये है वो दो साइंटिस्ट, जिगलर और रंडा, जिन्होंने ये काम शुरू किया 1953 में, कैटालिटिक सिंथेसिस ऑफ पॉलीइथाइलीन। और पॉलीइथाइलीन जिसको आप तो एक प्लास्टिक का बैग या एक शापर समझ लेते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलीमर केमिस्ट्री में। ये पहला एक पानी का कतरा था जिसके बाद बहुत ज्यादा पॉलीमर बनना शुरू हो गया। 1953 में पॉलीमर कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मीन कि उन उसमें कैसे ओरिएंट करते हैं उसके मॉलिक्यूल और उसकी थर्मोडायनेमिक्स के हीट का क्या इफेक्ट है। पॉल फ्लोरी जो है उसने 1953 में पॉलीमर और थर्मोडायनामिक्स जो है उस पे काम किया पॉलीमर के लिए कि हीट क्या क्या इफेक्ट है। और 1974 का नोबेल प्राइज जो है वो इस पॉल फ्लोरी को मिला। इसका बहुत बड़ा रोल है। एक फ्लोरी हेजिस थ्योरी भी है जो कि वो पढ़ाई जाती है और केमिस्ट्री में। इसी तरह जो पॉलीमर की हिस्ट्री है उसमें 1970 से लेके अब तक जो पॉलीमर की सिंथेसिस है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो एडवांसमेंट आई है। 1984 में ब्रूस मैरीफील्ड जो है उसने नोबेल प्राइज लिया था फॉर सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। उसने सॉलिड पेप्टाइड बनाए थे, पॉलीपेप्टाइड बनाए थे अमाइनो एसिड को मिलने से, और उसको 1984 का नोबेल प्राइज मिला। इस तरह सन 2000 में हीगर और मैकडर्मिट जो है और शिराकावा, इन्हें प्राइज मिला कंडक्टिव पॉलीमर। आपको पता है जब भी पॉलीमर या प्लास्टिक का नाम आता है तो हम कहते हैं ये इंसुलेटर, लेकिन इन 2000 में कंडक्टिव पॉलीमर बनाए। 1991 में ये जो शख्स है पैरी डिगेनिस, इसको नोबेल प्राइज मिला फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर एंड डायनामिक्स ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर में क्या ऑर्डर होता है और हीट करने पे इसका क्या असर होता है, या इसके मॉलिक्यूल कैसे जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। 1991 में ये इस शख्स ने उसके बारे में बताया। इस तरह 2005 में सॉरी शामिन ग्रब्स और शॉक्स, इन्होंने नोबेल प्राइज दिया मेटाथीसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, मेटाथीसिस पॉलीमराइजेशन में नोबेल प्राइज मिला। ये सारे फिनोमिना हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता करके हम डिस्कस करें। इसी तरह आजकल जो टॉपिक है पॉलीमर रिसर्च के, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आजकल रिसर्च हो रही है, वो है सुप्रा मालिक्यूलर केमिस्ट्री एंड सेल्फ हीलिंग मटेरियल। सुप्रा मालिक्यूलर केमिस्ट्री क्या है? इसमें ये होता है कि आप जो है पॉलीमर के दो टुकड़े आपस में उनको पहले काट दें, फिर उनको सिर्फ कांटेक्ट में लाएं। जो ही कांटेक्ट में लाएंगे वो खुद खुद जुड़ना शुरू हो जाए। पहले आप उनको तोड़ेंगे और फिर जब आप उनको कांटेक्ट में लाएंगे वो खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत ही एडवांस किस्म की केमिस्ट्री है। इसको सुपरा मालिक्यूलर केमिस्ट्री या सेल्फ हीलिंग मटेरियल बोलते हैं, कि पॉलीमर को पहले तोड़ें और फिर उनको एक दूसरे के नजदीक लाएं, कांटेक्ट में लाएं, तो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाए। इसी तरह दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है फेज सेपरेशन है, और नैनो स्केल मॉर्फोलॉजीज है जिन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और इसी तरह ड्रग डिलीवरी और बायो मटेरियल जो है, ये तीसरा वो फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ड्रग डिलीवरी में कैसे यूज होते हैं? सपोज आप लोगों ने कोई मेडिसिन है जिसको आमतौर पर जितनी भी मेडिसिन लेबोरेटरी में अवेलेबल है, वो मेडिसिन जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। डिजॉल्व ना होने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ाने के लिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए उनके ऊपर पॉलीमर का एक शेल बना देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। वो टारगेटेड साइट पे पहुंचती हैं, वहां जाके पॉलीमर डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। पॉलीमर के डिग्रेड होने की वजह से जो ड्रग है वो टारगेट पे पहुंचती है। तो ड्रग डिलीवरी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है।
इसी तरह कुछ और कैटेगरी पॉलीमर की जो है, मॉलिक्यूलर आर्किटेक्ट में पॉलीमर की जो टाइप्स हैं, उनमें लीनियर पॉलीमर है, उनमें ब्रांच पॉलीमर है, उनमें क्रॉस लिंक पॉलीमर है, उनमें नेटवर्क पॉलीमर है। लीनियर पॉलीमर में आप लोग देख सकते हैं कि मोनोमर में कैसे जुड़े हुए हैं। इनमें हर एक छोटा सर्कल जो है एक मोनोमर को शो करता है। ब्रांच पॉलीमर में देख सकते हैं कि आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर में आप लोग देख सकते हैं कि मोनोमर में कैसे जुड़े हुए हैं। इस तरह नेटवर्क पॉलीमर में एक थ्री डिमेंशनल नेटवर्क बनता है। ये जो बाकी है लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, ये टू डायमेंशनल है। जबकि नेटवर्क पॉलीमर जो है, इसमें क्या होता है, नेटवर्क पॉलीमर के अंदर जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीमर का बना है। इसी तरह जो पॉलीमर है, ऑर्डर ऑफ पॉलीमर क्या है, अगर सारे पॉलीमर एक जैसे हों उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। अगर दो उसमें इस्तेमाल हो और वो रैंडम तरीके से जुड़े हों, पहले मोनोमर ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी कोई उसमें सीक्वेंस ना हो, उसको रैंडम को पॉलीमर कहते हैं। इसी तरह सपोज कुछ यूनिट्स एक पॉलीमर के हों और फिर उसके आगे इतने ही यूनिट दूसरे बी पॉलीमर के हों, तो इसे कहते हैं ब्लॉक टू पॉलीमर। इसी तरह हमारे पास पॉलीमर क्या है, दो मोनोमर अल्टरनेट तरीके से जुड़े हों, ए बी, इसको अल्टरनेटिंग पॉलीमर कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास कन्फिगरेशनल को पॉलीमर है, जिसमें हमारे पास एक किस्म की ब्रांचेस बनती हैं। पहले ए आया, फिर दूसरी जो है उसमें ए बी, फिर बी ए, फिर ए। इसको बोलते हैं कन्फिगरेशनल को पॉलीमर। ये सारी जो है वो पॉलीमर्स की, जो पॉलीमर्स की टाइप्स है, आप लोग देख सकते हैं। पॉलीमर की जो मटेरियल पॉलीमर की प्रॉपर्टीज है, ये इलास्टोमर होते हैं, इनकी इलास्टिसिटी होती है। जो पॉलीमर है होते हैं, जिनमें कुछ इलास्टोमर होते हैं और कुछ थर्मोप्लास्टिक होते हैं, कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। आपको पता है थर्मोप्लास्टिक वो है जिनको हीट करें तो वो soft हो जाते हैं, और कूल करने पे दोबारा क्या हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, फिर हीट के साथ फिर कूल करने पे फिर हार्ड हो। इसी तरह थर्मोसेटिंग वो है जो जिनको हीट करने से वो हार्ड हो जाते हैं। और उसके बाद है जी एमार्फस पॉलीमर। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होता, उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती। इस तरह कुछ पॉलीमर जो है उनमें कुछ उनका पोर्शन जो है वो सेमी क्रिस्टलाइन होता है, कुछ उसमें ऑर्डर होता है और कुछ नहीं होता है, कुछ इमार्फस और कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं। इस तरह ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर क्या कौन से हो गए, जैसे आप लोगों के पास डीएनए हो गया, जैसे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, जैसे पोलीएमाइड हो गया, पोलिएस्टर हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक ये हैं कि सपोज सेलुलोज जो है वो एक आप लोगों के पास नेचुरल पॉलीमर है। आप उसकी सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होते हैं, आप उसकी सरफेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा सकते हैं। तो अगर किसी नेचुरल पॉलीमर के कोई केमिकल रिएक्शन करवा के आप उसको उसकी सरफेस को मॉडिफाई करें, तो उसको हम कहते हैं ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये आधा हमने भी बताया है और आधा जो है वो नेचुरल नेचर की तरफ से। इस तरह हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, जिनमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनको इनऑर्गेनिक पॉलीमर कैसे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक। कार्बन के अलावा अगर इनऑर्गेनिक एटम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, कैडमियम ये हों, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये आपके पास जो है ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, इसको कहते हैं, जिनमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक। इसी तरह बायोपॉलीमर अभी मैंने बताया है कि ये नेचुरल बायोपॉलीमर होते हैं, सिंथेटिक बायोपॉलीमर होते हैं, और बेस्ड ऑन रिपीटिंग यूनिट होते हैं। हमारे पास नेचुरल बायोपॉलीमर कौन कौन से हैं, सेलुलोज है, स्टार्च है, जिलेटिन है। सिंथेटिक बायोपॉलीमर मॉर्फिन के अंदर आप लोग बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो पोलीलैक्टिक लैक्टिक एसिड है, पॉलीकैप्सूल है, पॉलीविनाइल कोल है, ये आप लोगों के पास क्या है, सिंथेटिक बायोपॉलीमर है। और इसी तरह रिपीटिंग यूनिट की बेस पे आप लोगों को पता है
कि जो प्रोटीन है उसमें कौन से रिपीटिंग यूनिट हैं, जैसे अमाइनो एसिड है, एसिड है, तो ये आप लोगों के पास जो है ये बायोपॉलिमर। इस तरह जो पॉलीमर नोमेनक्लेचर है, जो होमोपॉलीमर्स है उनकी नोमेनक्लेचर तो बहुत आसान है। आप जो पहले लफ्ज पोली लगाए और उसके बाद जो मोनोमर का नेम है वो उसके अंदर लगाए। सपोज आपके पास इथाइलिन है, वो एक है। जब इथाइलिन के काफी सारे यूनिट्स आपको मिले तो आप जो इथाइलिन उसको ब्रैकेट में लिखें, उसके शुरू में लफ्ज पोली लिखें, तो बन गया पोली इथाइलिन। इसी तरह आपके पास प्रोपाइलिन है, आप उसको पोलीमराइज करें, पॉलीप्रोपाइलीन बन गया। तो उसकी नोमेनक्लेचर देखें, बड़ी आसान किस्म की नोमेनक्लेचर है कि अगर होमोपॉलीमर को आप लोग नाम दे रहे हो, होमोपॉलीमर का मतलब क्या है, जिसमें एक ही किस्म के मोनोमर है। जैसे कि इथाइलिन है, एक ही मोनोमर है, इसको पोलीमराइज करें पॉलीइथाइलिन बनता है। प्रोपाइलिन है, एक ही मोनोमर है, इसको आप लोग पोलीमराइज करें पॉलीप्रोपाइलिन बनता है। इस तरह स्टाइरीन है, उसको आप, स्टाइरीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर विनाइल ग्रुप लगा उसको स्टाइरीन कहते हैं। उसकी पॉलीमराइजेशन करें तो पॉलीस्टाइरीन बनेगा। तो पोली का लफ्ज मोनोमर के नाम को ब्रैकेट में लिखें और उसके शुरू में पोली का लफ्ज। तो होमोपोलीमर को नाम देने का तरीका ये होता है। उसके बाद कोपोलीमर, कोपोलीमर कौन से होते हैं, जिसमें दो मोनोमर यूज, उसको हम कहते हैं कोपोलीमर। उसका तरीका मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। उसका क्या तरीका है कि सबसे पहले लफ्ज पोली लिखेंगे, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले एक मोनोमर का नाम, दरमियान में टाइप ऑफ पॉलीमर, और फिर दूसरे मोनोमर का नाम, ये लिखेंगे। सपोज आप लोगों के पास दो, सपोज आपके पास दो पर ए और बी है, उनके मिलने से कोई कोपॉलीमर बना है, लेकिन उसकी टाइप आपको नहीं पता कि वो अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर है, रेड कोपॉलीमर है, ब्लॉक कोपॉलीमर है। उसकी टाइप अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, शुरू में लफ्ज पोली लिखेंगे, ब्रैकेट में पहले एक मोनोमर, फिर डैश लगाई, फिर उसकी टाइप अगर कोई नहीं है तो आप को लिख देंगे, और फिर डैश बी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आपके पास अनस्पेसिफाइड है। लेकिन अगर अब आपके पास कोई रैंडम पॉलीमर हो तो उसका नाम कैसे देते हैं, मोनोमर ए, ब्रैकेट दरमियान में रैंडम, फिर मोनोमर बी, और ब्रैकेट में लिखा और बाहर पोली लिख दिया। कोई अल्टरनेटिंग पॉलीमर हो तो उसको कैसे लिखते हैं, पोली आ गया, ब्रैकेट के अंदर पहले मोनोमर ए, फिर ए एंड बी, फिर मोनोमर बी। इसी तरह ब्लॉक आ गया तो उसको लिखने का तरीका है पोली ए ब्लॉक पोली बी, यानी इसमें अलहदा अलहदा, अगर ब्लॉक को पर है तो अलहदा अलहदा दोनों मोनोमर के साथ आप पोली लिखेंगे, दरमियान में ब्लॉक लिखेंगे। इस तरह जो ग्राफ पॉलीमर है तो आप क्या लिखेंगे, पोली ए, उसके बाद ग्राफ, फिर पोली बी। और इसमें ग्राफ पॉलीमर क्या होते हैं, जिसमें एक मेन चेन हो और उसके साइड पे एक छोटी सी चेन, उसको कहते हैं मेन चेन के साथ। तो अगर ए जो है वो मेन चेन है तो ए वो आप पहले लिखेंगे, ए मोनोमर के मिलने से एक मेन चेन बनी है, तो ए को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ लिख के आप लिखेंगे। ये आपको याद है कि हम इसको एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, लेकिन मजीद जब आएगा तो याद दिला कि अब कर चुके हैं। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास इथाइलिन है, इसके ये उसके इथाइलिन से मिलने से पॉलीइथाइलिन बना, और ये इस पॉलीइथाइलिन के यूजेस हैं। इससे हम मोल्डिंग बनाते हैं, हम लोग इससे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बनाते हैं, हम इससे टॉयज बनाते हैं और बैग बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास पॉलीप्रोपाइलीन है, इसकी भी प्रॉपर्टीज वही है जो पॉलीइथाइलिन की है, उसके यही। उसके बाद हमारे पास क्या है, और थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक है, जो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाए और कूल करने पे हार्ड हो जाए, उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। हीट करने पे हार्ड, सॉफ्ट, और कूल करने पे हार्ड हो जाए। तो अब इसमें इसके पीछे भी केमिस्ट्री है। कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है कि थर्मोप्लास्टिक हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, कूल करने पे हार्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह ये है कि जब आपको पता है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये पॉलीमर चेन से मिलके बनते हैं। जब पॉलीमर की चेन, उन पॉलीमर की चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब आप लोग उसको हीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पॉलीमर्स की चेन के दरमियान टूट जाती है, जिससे वो थोड़ा फासला बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा जाते हैं, तो सॉफ्ट हो जाते हैं। जो ही आप लोग उसको कूल करते हैं, दोबारा से हाइड्रोजन दरमियान में जो पहले टूट गई थी वो दोबारा से बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाने की वजह से दोबारा वो हार्ड हो जाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक हैं, जो हीट करने पे सॉफ्ट और कूल करने पे हार्ड हो जाते हैं।
जैसे आप लोगों के पास ये है एक पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, पीटीएफई। इसको टेफ्लॉन भी आप लोगों को पता है बोलते हैं। ये जो किचन के अंदर सालन वगैरह बनाने वाले या फ्राई पैन के जो हैंडल होते हैं वो जिस प्लास्टिक के बने होते हैं वो टेफ्लॉन होता है। मोल्डिंग है और उसके बाद इसकी और क्या कुछ है, ये बनती थी कोटिंग्स, लो फ्रिक्शन, केमिकल, हाई टेम्परेचर। ये सारी चीजें जो है ये यूज है। ये केमिकली इनर्ट, पर एसिड गिर जाए इनको कुछ नहीं होता। इनकी जो है हाई टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर लेते हैं और हम इसको कहते क्या है, हम इसको कहते हैं टेफ्लॉन। इस तरह हमारे पास ये पॉलीस्टाइरीन है। इसके यूजेस जो है चीप मोल्ड जो है वो इनसे मिलके बनती हैं। इस तरह जो फूड पैकिंग है, आपको पता है इसको हम समुद्री जाग भी कहते हैं, उर्फ यहाँ पे आपने सुना होगा। फास्ट फूड की पैकिंग के लिए ये जो मटेरियल यूज होता है वो भी पॉलीस्टाइरीन का है। ये छोटे छोटे डब्बे हैं, टॉयज वगैरह से बनते हैं, इंसुलेशन वगैरह स्टाइरोफोम बनते हैं। लेकिन अगर हम पॉलीस्टाइरीन, ये तो रोजमर्रा जिंदगी में आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन पॉलीस्टाइरीन जो है इससे और बड़ा जबरदस्त जो काम आप लोग ले सकते हैं वो ये है कि इसके अंदर अगर आप लोग कुछ चीजें शामिल कर दें तो पॉलीस्टाइरीन जो है हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन में चेंज हो जाता है। ये हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कारों के बम्पर वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो आप देख लें कहाँ पे आप फास्ट फास्ट फूड पैकिंग जो है या समुद्री जहाज जिसको आप कहते हैं कितना वो सॉफ्ट होता है और कारों के बम्पर कितने हार्ड होते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये भी पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं। इनमें डिफरेंट एडिटिव वगैरह डाल के ये उसके बने होते हैं। तो ये सारी एग्जांपल जो मैं कोट कर रहा हूँ ये थर्मोप्लास्टिक की। इस तरह हमारे पास विनाइल क्लोराइड की वजह से पॉली विनाइल क्लोराइड बनता है। पीवीसी पाइप, ये प्लास्टिक के पाइप जितने भी आजकल यूज होते हैं, अ, ये जो फिटिंग होती है वाटर की घरों में, वो सारे प्लास्टिक के पाइप की आज की जाती है। पीवीसी पाइप या पॉली विनाइल क्लोराइड के बने होते हैं। और पॉली विनाइल क्लोराइड जो है के जो विनाइल ये पुराने जो शादी ब्याह होते थे उसमें रिकॉर्ड होते थे, एक डिस्क होती थी जिसको रखा जाता था और दूसरे के लिए इस्तेमाल करते किया जाता था। तो वो सारे का सारा रिकॉर्ड सारे इसके बनते थे जो हमारे जो कि कुछ मेरी एज के हैं, उनको पता होना चाहिए रिकॉर्ड का। इसी तरह इंसुलेशन वगैरह और ये केमिकली रेजिस्टेंट होते हैं, इन पे केमिकल्स का कोई असर नहीं। थर्मोप्लास्टिक में और हम लोग देखते हैं ये हमारे पास है पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट। कीप इन माइंड ये थोड़ा मिस्टेकनली टेट्राथैलेट लिखा गया है, ये पॉलीइथाइलिन टेरीथैलेट होता है। आपको पता है बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगे हो, यानी एक ऊपर और एक बिल्कुल नीचे, उसको टेरीथैलिक एसिड कहते हैं। उसको टेरीथैलिक एसिड कहते हैं। तो पॉलीइथाइलिन टेरीथैलिक एसिड जो है, अगर टेरीथैलिक एसिड जो है अगर हम लोग थाइलीन के साथ उसको हम लोग पॉलीमराइज करें, पॉलीथाइलिन टेरिथैलिक एसिड बनता है। टेक्सटाइल फाइबर से बनती हैं। इसी तरह आप पॉलीब्यूटाइलिन टेरिथैलिक एसिड है, यहाँ CH2 दो ग्रुप में चार कार्बन पॉलीब्यूटाइलिन टेरिथैलिक एसिड बन गया। और इसके भी यूज होते हैं टेक्सटाइल में फाइबर होता है। इसी तरह हमारे पास जो मिथाइल मेथएक्राइलेट है, ये कंपाउंड जो है इसको मिथाइल मेथएक्राइलेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है। ये हमारे पास पॉलीमिथाइल मेथएक्राइलेट बनता है। इसको पॉलीमराइज करने से ट्रांसपेरेंट बनती है। जो एरोप्लेन है, जो एरोप्लेन से बनती है, आप देख सकते हैं फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक में और आगे हम चलते हैं। ये पॉलीमाइड 6 जो है ये हमारे पास, जिसको हम नाइलॉन भी बोलते हैं, ये भी हमारे पास से बनता है। और इसका क्या है, टेक्सटाइल थ्रेडिंग सारी फाइबर से बनते हैं। इस तरह इलास्टोमर, ये जो मैंने कहा था कि जो नेचुरल रबर होता है वो इस कंपाउंड का नेचुरल रबर, ये वो कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर इतना मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। इसका नाम है सिस पोली आइसोप्रीन। इसके एक यूनिट को आइसोप्रीन कहते हैं क्योंकि ये सारे एक ही साइड में सेम साइड में, इसको सिस बोलते हैं। और पोली इसलिए कहते हैं कि ये पोलीमर है। तो ये
आइसोप्रीन हो गया, आइसोप्रीन को पॉलीमराइज किया, पॉली आइसोप्रीन बना। लेकिन क्योंकि ये यूनिट्स एक ही साइड में है, सिस पॉली आइसोप्रीन बना। इसको नेचुरल रबर कहते हैं। जो ये आप प्लांट से ट्रीज वगैरह काटते हैं, उसमें जो रबर है उसका बनता है, उसको एरोप्लेन टायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है बिल्कुल इसी तरह नहीं किया जाता होगा, जिसमें आप लोग डालते हैं, जिससे आप लोग के पास एयरप्लेन या एरोप्लेन टायर्स बनते हैं। आपको पता है एरोप्लेन के टायर में वो कितनी ज्यादा स्पीड बर्दाश्त करते हैं, कितने रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये भी जो आप लोगों के पास मौजूद है, ये पॉलीमर केमिस्ट्री के। इस तरह ये देखें आप लोग के पास स्टाइरीन का डाइईन। अब इसमें देखें दो यूनिट है, आपके पास ब्यूटाडाइईन है, ये आपके पास स्टाइरीन है। तो स्टाइरीन, ब्यूटाडाइईन। अब ये जब पॉलीमर बनाते हैं, तो अगर ये ब्रास पॉलीमर बनेगा तो दरमियान में हम लोग स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन की तरह ब्लाक लिख देंगे और शुरू में पोली लगा। ये देखें आप लोग के पास ये स्टाइरीन है, पहले यूनिट का नाम हो गया। फिर आपके पास ब्यूटाडाइईन है, दूसरा मोनोमर का नाम। ये टाइप जो है ये ब्लाक है, तो शुरू में ब्लाक पोली गला बन गया पोली स्टाइरीन ब्लाक। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सिंथेटिक होता है, कारों के टायर बनते हैं, स्पोर्ट शूज, सोल जो स्पोर्ट शूज के सोल होता है ना, वो सारे इससे बनते हैं, स्मॉल इससे बनते हैं। इसी तरह ये आप लोगों के पास पॉलीयूरेथेन है। यूरिथेन जो है वो, तो मैंने बताया था कि पॉलीयूरेथेन क्या होता है। यूरिथेन होता है वाइट बार और एस्टर बार साथ साथ आ जाते हैं, यूरिथेन बाउंड कहते हैं। और ये हमारे पास कैसे बनता है? डाई आइसोसायनेट्स का डाईओल के साथ रिएक्शन, डाई आइसोसायनेट डाईओल के साथ रिएक्शन होता है। ये आइसोसायनेट है, डाईओल के साथ इसका रिएक्शन होता है, जिससे हमारे पास अमाइड बांड और एस्टर बांड करके आ जाते हैं, इसको पॉलीयूरेथेन कहते हैं। अब इसमें हर रिएक्शन को डिटेल के साथ देखेंगे, इसलिए आप परेशान। तो ये इंसुलेशन में यूज होता है, सपोर्ट शूज के सोल बनते हैं, जो ये तैराक होते हैं, स्विमर होते हैं, से यूज करते हैं इसका लिबास। और स्पेंडिक्स भी, वो जो लिबास करते हैं फुला में जाते हैं, वो भी स्पेंडिक्स जो जो स्पेंडिक्स उसको बोलते हैं। और स्विम वेयर स्विमर करते हैं, सारे का सारा बोलने यूज करते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास क्या है? ये पोली डाइमिथाइल सिलोक्सेन है, PDMS। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डाइमिथाइल सिलोक्सेन की पॉलीमराइजेशन हुई, जैसे पोली डाइमिथाइल सिलोक्सेन सिलोक्सेन बना, और उसको PDMS बोलते हैं। इसके जो जो लो एडहेरेंट के घरों की सीलिंग जो है वो सारी सारी ये सब। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखें। जो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज है वो चेन लेंथ कंट्रोल करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर कंट्रोल टू लार्ज एक्सटेंट बाय चेन लेंथ। यानी किसी एक ही मोनोमर के मिलने से अगर डिफरेंट चेन लेंथ के पॉलीमर बनेंगे, तो वो जो पॉलीमर बनेंगे वो तमाम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट। चेन की लेंथ डिफरेंट होगी तो पॉलीमर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट। हालांकि मोनोमर उन सारों में जैसा ही यूज होता है। A chain form in the course of 1000 plus reaction। जो चेन बनती है 1000 से ज्यादा रिएक्शन हो रहे होते हैं तब जाके चेन बनती है। किसी एक पॉलीमर जब आप लोग बना रहे होते हैं, उसमें जितनी भी चेन बनती है सारी चेन की लेंथ एक जैसी नहीं होती, चेन की लेंथ चेंज होती है। एक पॉलीमर को करेक्टराइज करने के लिए दो तरह के आपके पास मॉलिक्यूलर वेट इस्तेमाल होते हैं। एक आपके पास molecular weight है और एक आपके पास वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, और ये यूज होते हैं। तो किसी पॉलीमर को करेक्टराइज करने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये उसका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसका मास एवरेज, उसका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, साथ ही उसकी पोली डिस्पर्सिटी क्या है, कि आपने जब एक पॉलीमर उसमें कितनी तरह चेन। सपोज आप लोग एक पॉलीमर जब बना रहे होते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि सारे चेन की लेंथ एक जैसी है। किसी एक पॉलीमर बनाने के दौरान डिफरेंट चेन लेंथ आप लोगों को हासिल होती हैं, और उसको बोलते हैं डिस्पर्सिटी। जितनी ज्यादा डिफरेंट चेन होगी पॉली डिस्पर्सिटी इतनी ज्यादा। आप लोग जगह खत्म किया दोबारा
करेंगे आप लोग। सपोज फंक्शनल प्रॉपर्टीज जो पॉलीमर की हैं चेन लेंथ पे डिपेंड करती हैं। इसकी एग्जांपल देखें आप लोग। सपोज एक्रिलिक एसिड के मिलने से आप लोगों के पास एक पॉलीमर बना जिसमें मोनोमर एक्रिलिक एसिड है, और इसका मैस जो मॉलिक्यूलर मैस 5000 ग्राम पर मोल। इसको डिस्पर्सेंट के तौर पर यूज करते हैं। आप लोग पेंट वगैरह में यूज करते हैं, जो कि पेंट को जमने नहीं देता बल्कि उसके को डिस्पर्स करके रखता है, कीप इन माइंड। तो यानी एक छोटी चेन का हमारे पास एक पॉलीमर बना है, एक्रिलिक एसिड इसका मोनोमर है, तो डिस्पर्सन के तौर पर यूज करते हैं। इसी तरह सॉरी, अगर आप लोगों के पास एक पॉलीमर बने जिसकी चेन लेंथ ज्यादा हो, एक्रिलिक एसिड मोनोमर से पॉलीमर बने जिसकी चेन लेंथ ज्यादा हो और मॉलिक्यूलर मैस